डेडलॉक का हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, मेरे ख्याल में मैंने वहां तक किया था। बैंकर्स एल्गोरिथम हमने कर लिया था। यस, बैंकर्स एल्गोरिथम किया था। पेपर में भी आया था उसका सवाल। तो बैंकर एल्गोरिथम के मैंने 2 लिखे थे, अवेलेबिलिटी 2 की लिखी थी मैंने, ए और बी पेपर में। तो आप लोगों ने कैसे किया उसको? चॉइस क्या नहीं थी, शुरू के 5 कर लिए तो सर 5 को अच्छा, नहीं जिसने किया अटेम्प्ट बैंकर एल्गोरिथम वाला मैं बताऊं। जैसे अवेलेबिलिटी थी ना, अवेलेबिलिटी मैंने बताया था, एक तो अवेलेबिलिटी जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, मैंने 2 दी थी अवेलेबिलिटी, दोनों से करना था। सर वैसे क्या, एक बार ए से एक बार बी से? जी, एक ए थी एक बी थी, 2 दिए थे ना। दोनों से किया है, अशज भी दर्शन ने कहा दोनों से किया। ठीक है, बी से आपने क्या किया? बी से बी का सेफ सीक्वेंस बना था? नहीं सर, बी का नहीं बना। बी का नहीं बना क्योंकि मैंने उसके अंदर अवेलेबिलिटी जो है ना कम रखी थी, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी सबकी, तो उसका सेफ सीक्वेंस बी का आंसर था कि नहीं बनाया। छोटा क्वेश्चन था वो, बड़ा क्वेश्चन नहीं था। वो लोग ए बी समझ के जो है नहीं किया। एक पार्ट तो आसान था, वो कर के बाद बी पार्ट का जवाब एक लाइन लिखनी थी बस, इसका पॉसिबल नहीं। अच्छा जी, वेट फॉर ग्राफ मेंटेन वेट फॉर ग्राफ। अच्छा, वेट फॉर ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन डाटा, वेट फॉर ग्राफ। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो पढ़ लिया था, ठीक है, और इसमें वेट फॉर ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो हमें ये पता होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया स्लाइड में, ये रिसोर्स जो है, अगर आप देखो ये प्रोसेस है, सर्किल में प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5 P5, और रिसोर्सेज स्क्वायर शेप के अंदर नजर आ रही है आपको R1 R2 R3 R4 R5। अब P1 जो है उसके पास R2 रिसोर्स है, और P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 के लिए। R1 किसके पास है? P2 के पास। P2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R3 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है, R4 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद जो है वो, अगर आप देखो तो R3 जो है रिसोर्स वो किसके पास है? P5 के पास।
इस तरीके से ये पूरा है, ठीक है। R4 जो है वो P3 के पास है, P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है R5 को, R5 किसके पास है P4 के पास है, P4 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, R2 किसके पास है P1 के पास है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख के बताएं क्या इसमें साइकिल है, डेडलॉक है। क्या कहेंगे, डेडलॉक है कि नहीं, इसको देख के बताएं डेडलॉक है या नहीं इसमें। उबैद खान ने बताया डेडलॉक नहीं है, और कोई रेस्पॉन्स? नहीं सर, डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक नहीं। तो इसके अंदर आपको असल में आपको इसलिए नहीं पता चल रहा डेडलॉक नहीं है, आपको साइकिल नजर नहीं आ रही, इसमें ग्राफ बड़ा है ना रिसोर्सेज में, तो इसलिए अंदाजा लगाना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि इसमें डेडलॉक है या नहीं। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप जो है ना आप इसका वेट फॉर ग्राफ बनाओ, यहाँ लिखा हो ना वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ के अंदर रिसोर्सेज को शो नहीं किया गया, रिसोर्सेज हटा दी, स्क्वायर शेप देखो यहाँ नहीं है। देखो इसको कैसे बना, इसका बनाने का तरीका क्या है वेट फॉर ग्राफ का, ये जो P1 जो है ना वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है R1, R1 किसके पास है P2 के पास। तो हकीकत में P1 P2 का वेट कर रहा है ना, P1 जो है वो हकीकत में किसका वेट कर रहा है कि P2 अपना काम खत्म करे तो R1 रिलीज हो तो इसको मिले। एक्चुअली P1 P2 का वेट कर रहा है, तो हमने R1 को हटा दिया, हमने यू लाइन ड्रॉ कर दी कि P1 वेटिंग फॉर P2, इसी नजर आ रहा है। और P2 किसका वेट कर रहा है, P2 वेट कर रहा है, जब P2 जो है वो P5 का भी वेट करती है, R3 चाहिए उसको तो R3 P5 के बाद P2 P5 का भी वेट कर रहा है। P2 जो है P3 के काम खत्म होने का भी वेट कर रहा है, P3 का अगर काम खत्म करेगा तो R4 रिलीज होगा। और P2 जो है वो जो है P4 का भी वेट कर रहा है कि जो है वो क्योंकि P4 के पास R5 है, तो P2 एक्चुअली P4 को, तो तीनों का वेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है कि P2 जो है वेट कर रहा है P5 का, P2 वेट कर रहा है P3 का कि अपना काम खत्म करे, और P2 वेट कर रहा है P4, यहाँ लिस्ट लिखा है, ठीक है। तो ये दिखा दिया। उसके बाद P3 देखें, P3 किसका वेट कर रहा है, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R5 की, R5 किसके पास है P4 के पास। एक्चुअली P3 किसका वेट कर रहा है P4 का, तो यहाँ पर ये लाइन दिखा दी कि P3 जो है वो वेट कर रहा है कि P4 अपना काम खत्म करे तो वो उसके पास जो रिसोर्स है वो मुझे मिल जाए। और P4 किसका वेट कर रहा है, P4 वेट कर रहा है, जाहिर है R2 के लिए कर रहा था, R2 किसके पास है P1 के पास, तो P1 अपना काम खत्म करेगा तो R2 फ्री होगा, P4 को मिलेगा। तो P1 एक्चुअली वेट कर रहा है P1 के खत्म होने का, यहाँ पर ये लिखा है P4 एक्चुअली वेट कर रहा है P1। अब आप इसको देख के बताओ क्या डेडलॉक है, इस डायग्राम को देख के बताओ, ये इसका वेट फॉर ग्राफ बन गया, क्या डेडलॉक है। सर P5 अपना जैसे P5 किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, P5 अगर फ्री होगा तो देखो P2 इसके को मिल अंदर जाएगा। नहीं, देखो हाँ P5 अपना काम खत्म कर लेगा, लेकिन अभी देखो यहाँ पर जो है ना सिंगल इंस्टेंस है सबके ना, यहाँ पर जितने रिसोर्स थी सब सिंगल इंस्टेंस वाली है, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं है, जी सर। ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर P5 आप ये कह रहे हो कि P5 जा रहा है अपना काम खत्म करेगा तो ये रिसोर्स फ्री हो जाएगी तो वो P2 को मिल जाएगी, P2 को मिल जाएगी सर। और P2 जो है वो P2 को जो मिल भी गई, लेकिन P2 वैसे भी वेट तो कर रहा है ना, इसका तो वेट कर रहा है ना, सर यस सर, R4 का भी, P3 इसका का भी, भी वेट कर रहा है, P4 का तो साइकिल तो भी। फिर भी रहेगी, साइकिल तो फिर भी रहेगी, जी यानी सर, कि डेडलॉक सिर्फ हो जाएगा। सिर्फ ये हट जाएगा, लेकिन साइकिल तो फिर भी रहेगी ना इसके अंदर, ये चीज रहेगी। तो सर डेडलॉक बन जाएगा। हाँ डेडलॉक है, क्योंकि इसके अंदर P2 मल्टीपल चीजों को रिक्वेस्ट कर रहा है और इसकी वजह से साइकिल क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेडलॉक बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये मतलब बताया जा रहा है कि तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
जब कॉम्प्लेक्स से ग्राफ हो ना, जब जाहिर है प्रोसेस ज्यादा हो जाए, रिसोर्सेज ज्यादा हो जाए, तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है देख के बताना डेडलॉक है कि नहीं। तो आप इस ग्राफ को छोटा कर सकते हो। आप इस रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ का क्या बना लोगे, वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ के अंदर रिसोर्सेज नहीं होंगी, यहाँ पर कोई भी रिसोर्स शो नहीं की गई, सिर्फ प्रोसेस ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख के अंदाजा कर सकते हो कि कौन सा प्रोसेस किसका मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इसमें आपको नजर आ जाएगा डेडलॉक आसानी से, डिटेक्शन आसानी से हो जाएगी। तो पेपर में ऐसे आ सकता है, फाइनल में भी, कि ये हमारा था मिड टर्म का पार्ट, लेकिन हमने छोड़ दिया था, ये इसको हमने रखा नहीं था, लेकिन फाइनल में हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि आपको ग्राफ गिवन हो, इस तरह का ग्राफ, और आपसे कहा जाए कि आप इसका वेट फॉर ग्राफ बना के दिखाएं और बताइए कि डेडलॉक है कि नहीं। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आसान सी चीजें, मुश्किल नहीं है, तो आप बस रिसोर्सेज को बीच में से हटाना है। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें मैथमेटिकल लिखी हुई हमने पढ़ ली थी, अवेलेबल क्या है, लोकेशन, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा, ये एक और एग्जांपल थी एल्गोरिथम की डिटेक्शन की, डेडलॉक की, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर डाल दी थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कंसीडर फॉलोइंग स्टेट ऑफ द सिस्टम, डेडलॉक कैन P2 रिक्वेस्ट वन मोर C। तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिया था, एग्जाम से पहले रखा था, और ये भी आपने देखा होगा, अवेलेबल 000 है, लोकेशन जो है यहाँ दिखाई गई है, रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो ये दिखाई गई है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी यहाँ दिखाई गई है। तो 000 जो है वो किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट पूरी करेगा, तो वो इसका मुझे वर्क फ्लो यहाँ पर करके दिखाएगा। तो एक एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा रखी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। डेडलॉक की भी इसके आगे रिकवरी, डेडलॉक रिकवरी के बारे में, डिटेक्शन यूसेज, हाउ कैन अ डेड हाउ ऑफन डेडलॉक इज लाइकली टू अकर, और अच्छा डेडलॉक रिकवरी का मतलब ये कि डेडलॉक जाहिर हो गया, उसको रिकवर कैसे किया जाए। तो एक तरीके कार ये है कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी कि इस प्रोसेस को फोर्सफुली, जैसे आप अल्टर कंट्रोल डिलीट करके विंडोज के अंदर प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना किया जा सकता है प्रोसेस को टर्मिनेट। तो जब प्रोसेस को टर्मिनेट हो जाएगा तो जाहिर है वेटिंग खत्म हो जाएगी, सर्कुलर क्यू खत्म हो जाएगा और डेडलॉक खत्म हो जाएगा। पहले तो हम यही करते थे ज्यादातर विंडोज के अंदर, जब भी सिस्टम हैंग होता था मैं यही करता था अक्सर, अल्टर कंट्रोल डिलीट करके, जो जिस एप्लीकेशन को वजह से मुझे लगता था कि हैंग हुआ है सिस्टम, उसको मैं क्लोज करता था, तो अक्सर जो है वो सही हो जाता। अच्छा जी, अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल, तो एक एक करके सारे प्रोसेस को अबॉर्ट करते जाए। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक हुआ था वो खत्म, वो भी टर्मिनेट हो जाएगा और डेडलॉक जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, साइकिल खत्म हो जाएगी। अच्छा, इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि अबॉर्टिंग जो है किस ऑर्डर में करनी चाहिए, क्राइटेरिया है कि प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को आप जो है ना वो अगर है तो उसको आप अबॉर्ट नहीं करें, पहले लो प्रायोरिटी प्रोसेस को अबॉर्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगा तो हो सकता है अहम काम है वो खराब हो जाए। तो लो प्रोसेस प्रायोरिटी से जो है ना हमें करना चाहिए अबॉर्शन। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, ठीक है ना, कितने देर वो प्रोसेस चल चुका है और कितनी देर उसको चलना है। एक प्रोसेस है वो 10% चला है, 90% बाकी है, तो जाहिर है उसको अबॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस है वो 95% चल चुका है, सिर्फ 5% बाकी है, उसको अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े से बातें यहाँ पर डिस्कस की गई। रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड, एक प्रोसेस कितनी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, एक प्रोसेस है वो 6 रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, एक प्रोसेस है वो 2 रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो जाहिर है 6 रिसोर्सेज को जो यूज कर रहा है उसको आप अबॉर्ट कर दो ताकि सारा रिसोर्सेज फ्री हो जाए, कम वाले को ना करो। ठीक है, तो ये वाली बात है। रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, प्रोसेस कितने रिसोर्सेज को कंप्लीट करेगा। ठीक है,
हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, कितने प्रोसेस टर्मिनेट जो है होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी देखना होता है। इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बैच, प्रोसेस इंटरेक्टिव है या बैच है, बैच का मतलब है कि बस वो चले जा रहा है, उसके अंदर कमांड रखी हुई है, या इंटरेक्टिव है, उसमें आया हुआ आ रहा है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्राइटेरिया को देखते हुए जो है ना अबॉर्ट करता है प्रोसेस, ताकि डेडलॉक जो है वो खत्म हो जाए और रिकवरी हो जाए डेडलॉक से। तो एक तरीके का यही है, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है डेडलॉक रिकवरी का, रिसोर्स प्रीएम्पशन, रिसोर्स वापस ले ली जाए, ठीक है ना, रिसोर्स प्रोसेस को दी हुई है। तो सिलेक्टिंग अ विक्टिम, इसमें जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, सिलेक्टिंग अ विक्टिम, एक इसमें आप ये बताया गया है कि कौन सा जो है देखो गया किस किस प्रोसेस की वजह से जो है डेडलॉक हो रहा है, और तो उसको 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 सिलेक्ट किया जाता है। रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर डेड स्टेट। रोल बैक का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को थोड़ा सा पहले कर दिया जाता है, अंडू कर दिया जाता है, कि वो उस स्टेट पर आ जाए जहां पर डेडलॉक नहीं था, यानी कि सेफ स्टेट। अभी तो डेडलॉक हो गया, लेकिन डेडलॉक से वो स्टेट से वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा। रोल बैक कहाँ तक करेगा, जहां पर उसको सेफ स्टेट मिल जाएगी, ठीक है, वहां तक रोल बैक करके फिर वो प्रोसेस को जो है वो चला देगा, तो इससे भी डेडलॉक जो है वो रिकवर हो जाता है। तीसरा क्या है, स्टारवेशन, सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम, इंक्लूड नंबर ऑफ रोल बैक इन कॉस्ट फैक्टर। तो तो इसके अंदर स्टारवेशन के अंदर भी होता यही है कि बार बार अगर आप रोल बैक करते रहेंगे, हो सकता है वो बार में रोल बैक करे, फिर वो आगे जाके डेडलॉक बन जाए, फिर रोल बैक करे, फिर आगे जाके डेडलॉक बन जाए, तो वो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा, तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। तो इस तरह से भी जो है ना वो प्रोसेस को आप देख सकते हो कि बार बार रोल बैक करने से भी अगर वो डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा, तो आप इसका मतलब है कि वो स्टारवेशन में जा रहा है बार बार, तो उसको भी जो है किल किया जा सकता है। तो ये भी कुछ तरीके हैं, यानी कि मेथड यही है रिसोर्स प्रीएम्पशन, उसके तरीके बताए रिसोर्स प्रीएम्पशन के, कि जो है वो इस तरीके से रिसोर्स को छीन लिया जाए वापस प्रोसेस से, ताकि डेडलॉक खत्म हो जाए। तो ये चैप्टर एंड हो गया यहाँ पे, और डेडलॉक हमने वैसे पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पढ़ लिए थे हमने, बस एक दो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, वो भी हमने देख ली। और अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर हमारा थ्रेड्स के बारे में है। और 10 मसला करना है। इसको यहाँ से- ठीक। अच्छा जी, थ्रेड्स, ये वर्ड फाइल भी है यहाँ पर खोल लेता हूँ। अच्छा, थ्रेड्स किसे कहते हैं, कोई आइडिया, व्हाट आर थ्रेड्स? कभी पढ़ा है थ्रेड्स के बारे में? जी।
कभी किसी लैंग्वेज में या कोई C# में या कोई आइडिया है थ्रेड्स? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा, C# में, जावा में? रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा, कोई रेस्पॉन्ड करे? नहीं पता तो बस बोलने, नहीं पढ़ा। नहीं किया। अब थ्रेड क्या होता है एक्चुअली? थ्रेड जो है ना, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ना, C# पे कुछ भी प्रोग्राम लिखते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, चाहे जावा, चाहे C#, चाहे सी पे, लेवा आजकल सी में कर रहे हो, तो किसी भी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो ज़ाहिर है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। आशा ने सही बताया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मेन फंक्शन है। क्लियर नजर आ रहा होगा आपको? जैसे मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के अंदर आप देखो, ये मेन फंक्शन के अंदर सीक्वेंस चल रहा है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। अब ये इसमें आप एक वेरिएबल ए का बनाया, ए को जो है आपने 5 वैल्यू असाइन की, फिर एंटर योर नेम, ठीक है, कुछ लिखा गया भाई, एंटर योर नेम करें, इफ ए इज ग्रेटर देन 4, ए इज लेस देन 4, 4 से छोटा हो तो ये इंस्ट्रक्शन चले, एज ये अभी ऐसे लिख दिया। फिर कुछ फंक्शन बना लिया, फिर आई को चलाया, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये चलेगा। फिर वॉइड फंक्शन, एक और फंक्शन बनाया, ये फंक्शन जो है यहाँ पर कॉल हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन बनाया है और ये चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हो क्या रहा है, ये इस सीक्वेंस में चलेगा, टॉप टू डाउन चलेगा, टॉप टू डाउन चलेगा, ये सारी इंस्ट्रक्शन टॉप टू डाउन चलेंगी। पहले ये लाइन चलेगी, ठीक है, पहले ये पहले फर्स्ट ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, इस तरह से चलता रहेगा टॉप टू डाउन। पहले वो एंटर योर नेम पूछेगा, फिर ए इज लेस देन 4 चेक करेगा, एक की वैल्यू 4 से कम है तो यस, ए की वैल्यू 5 थी, नहीं ए की वैल्यू 4 से कम नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स के बाद आ जाएगा, एल्स के बाद आके फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन में क्या है, फंक्शन में जब कॉल करेगा तो जाहिर है, तो ये क्या, अभी यहाँ पर फंक्शन नीचे आ जाएगा, फंक्शन कॉल करके आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, ये कोई भी काम होगा 2 मरतबा लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक और फंक्शन फॉर का लूप है, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये लूप चलेगा। अब देखो इसके अंदर कहीं फ्लो टूट नहीं रहा, ये जो फ्लो है कहीं टूट नहीं रहा, यहाँ पर आया, देखो ये ऊपर से आया और इस फंक्शन तक आया, इस फंक्शन से जो है दोबारा फिर इस फंक्शन पे कॉल किया, यहाँ फंक्शन पूरा करने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो आप यूँ समझो, थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड किसे कहते हैं, उर्दू में धागे को कहते हैं। एक ही धागा है, जो एक ही फ्लो है, एक ही फ्लो चल रहा है, और उस एक फ्लो से जो है वो मूवमेंट हो रही है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्लो, ऐसा नहीं हो रहा कि फ्लो टूट रहा हो, फ्लो कहीं टूट नहीं रहा, सिंगल थ्रेड है, एक ही धागा है, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शंस का फ्लो है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम थ्रेड कहते हैं, जिसमें मैंने बताया ना कि टॉप टू डाउन जो इंस्ट्रक्शन चल रही है, और हो सकता है फंक्शन कॉल करने की वजह से आगे पीछे भी चल रही हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन का सिलसिला टूटे नहीं, ये थ्रेड टूटे नहीं, थ्रेड चलता रहे, ठीक है, ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन थ्रेड टूटे नहीं, थ्रेड चलता रहे, इसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जो है ना जनाब, आपका जो है ये सिंगल थ्रेडेड जो है ना ये फंक्शन है, सिंगल थ्रेडेड जो है प्रोसेस है। तो थ्रेड किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, यानी ऊपर से नीचे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इस फ्लो को हम थ्रेड कहते हैं। तो अभी देखो धागे की तरह थ्रेड चल रहा है ना, इसको हम थ्रेड कहते हैं। एग्जीक्यूशन नीचे लिखा है, जैसे एग्जीक्यूशन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं ना। और ये बात समझ में आ गई थ्रेड की, क्लियर हो गई, थ्रेड किसे कहते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम की जो फ्लो है उसको हम थ्रेड कहते हैं, एक एक करके जो चलेगा प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन जो एक एक करके चलेंगी उसको हम थ्रेड कहते हैं।
अगर एक ही सीक्वेंस अगर टूट नहीं रहा, ठीक है, सीक्वेंस टूट नहीं रहा, आप देखो ये सीक्वेंस मुसलसल चल रहा है, ऊपर नीचे तो जा रहा है लेकिन ये सीक्वेंस टूट नहीं रहा, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, एक ही थ्रेड है जो कि पूरा जो कि जो है वो चल रहा है सीक्वेंस को बरकरार रखे हुए। तो एग्जीक्यूशन के फ्लो को हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। इस एग्जीक्यूशन के फ्लो को थ्रेड कर्नल कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल कौन करता है? इसको कर्नल करता है। ये पूरा जो एग्जीक्यूशन फ्लो है इसको कंट्रोल करता है कर्नल। कर्नल का काम है कि वो चलाएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी। ये जिम्मेदारी कर्नल की है, ठीक है, यूजर प्रोग्राम की जिम्मेदारी नहीं, कर्नल की जिम्मेदारी है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी, यानी कि एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करना। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कर्नल। तो इस तरह से इस थ्रेड को क्रिएट किसने किया? इस थ्रेड को कर्नल ने क्रिएट किया। प्रोग्राम तो यूजर ने लिखा है लेकिन जो थ्रेड क्रिएट किया है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो कर्नल ने किया है। तो फिर क्रिएट जो किया है थ्रेड को, वो कर्नल ने किया है। तो एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो लाजमी होता है, ठीक है, एक प्रोसेस है समझो, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन तो लाजमी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि इंस्ट्रक्शन के बगैर प्रोग्राम आप चलाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड कम से कम होना जरूरी है, वो एक थ्रेड होता ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर इंस्ट्रक्शन चलेगी तो एक थ्रेड तो बन ही जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड इस बात में जो यहाँ पर दिखाया गया है? क्लियर है ये वाली बात? थ्रेड किसे कहते हैं? बस सर क्लियर है। तो यहाँ पर ये बात लिखी। अब यहाँ देखो ये मल्टी थ्रेडेड की हम अगर बात करें, देखो यहाँ मेन का फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर जाके स्ट्रिंग str लिखा है और यहाँ पर आगे इसको हमने empty इनिशियलाइज करें, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया str के नाम से, और इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। और फिर हम प्रिंट स्क्रीन पे करा रहे हैं एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जाहिर है रीड लाइन कर रहे हैं, यानी कि ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा फंक्शन। यूजर से इनपुट लेने के बाद ये कहाँ सेव हो रहा है? किसी वेरिएबल में, str के नाम पे जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था स्मॉल में, ठीक है, str नाम का जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल के अंदर जो है वो चीज आएगी जो यूजर एंटर करेगा, मतलब रीड लाइन, जब उससे नाम मांगा जाएगा एंटर योर नेम, जो वो एंटर करेगा वो आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। फिर वो कुछ इंस्ट्रक्शन चल रही है। अब फिर आगे जाके हमने फंक्शन कॉल, अच्छा आगे जाके फंक्शन भी कॉल हो रहा है, कुछ भी है। अब आगे जाके देखो ये फंक्शन आगे आके हमने ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के नाम से ये फंक्शन है, ये हमने कॉल किया। और आगे जाके देखो क्या ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी है, वॉइड फंक्शन। अब ये जो str में हमने लिया था ना, ये str हमने यहाँ पर उसको एज अ पैरामीटर पास किया, ठीक है। तो अब आप देखो हुआ क्या कि ये जो थ्रेड चल रहा था ऊपर मेन प्रोग्राम में थ्रेड चल रहा था, यहाँ पे जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको ऊपर से, ठीक है। तो ये जो थ्रेड चल रहा था, ये थ्रेड जो है यहाँ आके रुक जाएगा, जाए जब तक यूजर एंटर नहीं करेगा वैल्यू, उस वक्त तक str को असाइन नहीं होगी, तो ये मेन फंक्शन रुक जाएगा, ठीक है। जैसे ही यूजर, अब इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन आ रहा है नीचे, ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? उस वक्त चल सकता है जब str की वैल्यू उसको मिलेगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट फंक्शन है एक तरह से। str की वैल्यू जब यूजर एंटर करेगा तभी तो ये फंक्शन चलेगा। तो हम अलग से, लेकिन अगर हम चाह ये रहे हैं कि ये भी चले, ठीक है, अब होगा क्या, जाहिर है अब ये जो फंक्शन चला, ठीक है, ये फंक्शन चला, इसमें क्या हो रहा है, str की वैल्यू रिसीव हो रही है, ये 5 मरतबा लेस देन 5 जो है वो i प्लस प्लस हो रहा है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और प्रिंट i, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो, ये यहाँ पर जो है ना, जो थ्रेड है, थ्रेड यहाँ पर ब्रेक हो गया, थ्रेड यहाँ पर ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आके ये रुक गया, और यहाँ पर आके रुक गया, और जब कोई यूजर देगा तो फिर ये फंक्शन तभी कॉल होगा, वरना ये फंक्शन चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये तभी कॉल होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिपेंडेंट फंक्शन हो गया ना, ये फंक्शन डिपेंडेंट हो गया इस वैल्यू के, तो जहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है वहाँ कंकरेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि दोनों प्रोग्राम एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों प्रोग्राम एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मेन प्रोग्राम के अंदर
जो है, जो जब तक रीड लाइन की वैल्यू नहीं दी जाएगी उस वक्त तक जो है वो ये फंक्शन जो है ना उस वक्त तक पेंडिंग में रहेगा, चलेगा नहीं। तो ये थ्रेड अलग हो गया जो मेन प्रोग्राम का चला रहा था, और ये थ्रेड अलग हो गया जो कि आपका इस फंक्शन के अंदर चल रहा था, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट है। ऊपर वाले केस के अंदर जो हमने बनाया था, ऊपर वाले देखो केस में एक फंक्शन चल रहा है, फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन यहाँ आ गया, यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पर आ जाएगा जहाँ से इसको छोड़ा था एग्जीक्यूशन, यानी कि इसकी अगली लाइन पर ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई एक वैल्यू किसी फंक्शन को पास नहीं हो रही कि जब तक वो वैल्यू नहीं मिलेगी वो फंक्शन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तो सिंगल थ्रेड ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंट फंक्शन है, तो एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे पर डिपेंडेंट कर रहा है, यानी कि जब तक एसटीआर की वैल्यू नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये थ्रेड ब्रेक हो गया, एक थ्रेड इसका है मेन का, एक थ्रेड इसका हो गया फंक्शन का, ठीक है। तो ये थ्रेड ब्रेक हो गया डिपेंडेंसी की वजह से। तो ये एक थ्रेड से तो दोनों नहीं, ये नहीं चल सकते। हम अगर दोनों को अलग अलग थ्रेड से हम चला सकते हैं, इसका थ्रेड अलग हो इसका थ्रेड अलग हो, अलग अलग थ्रेड से मुमकिन है, ये सिंगल थ्रेड से मुमकिन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि तो ऊपर वाला प्रोसेस देखो, अगर प्रोसेस आईओ के लिए वेट कर रहा है तो हम चाहते हैं कि उसका प्रोसेस एक और इंडिपेंडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो सिंगल प्रोसेस के केस में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ये भी चल जाए ये भी चल जाए और डिपेंडेंसी हो, तो ये सिंगल थ्रेडेड के अंदर पॉसिबल नहीं है, जाहिर है हमें मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल थ्रेड से हम ये कर सकते हैं, सेम प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि सेम प्रोसेस के मल्टीपल टास्क को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करवाया जा सके, ठीक है ना। एक प्रोसेस है उसमें मल्टीपल टास्क है, लेकिन जाहिर डिपेंडेंसी है तो अलग अलग थ्रेड चलाएंगे, तो एक थ्रेड से तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मल्टीपल थ्रेड से मुमकिन होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड है। तो ये बात समझ में आई आपको, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर फ्लो टूटता नहीं है, चलता रहता है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर फ्लो टूट जाता है। तो अगर हमें जो जो फ्लो टूट जाएगा तो फिर हमें उसके लिए अलग थ्रेड चलाना पड़ेगा। तो थ्रेड की दो किस्में हैं, सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, आपको यहाँ से डायग्राम बना के दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा सारी। किस हो रहा है अगर देखो फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है, उसके अंदर एक थ्रेड ये रहा, एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इस तरह से है, एक फ्लो ये है, एक फ्लो ये है, एक फ्लो ये, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। और आपके पास जो प्रोसेसर है ना सीपीयू, सीपीयू आपके पास एक ही है, यानी कि एक ही कोर है, ठीक है। तो एक ही कोर के अंदर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को नहीं चला सकते, यानी कि होगा क्या, चल तो सकता है लेकिन वन बाय वन, पहले ये चलेगा सीपीयू उसको चलाएगा, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रोकेगा, ठीक है ना, जो इसको 2 मिलीसेकंड चलाया, टाइम शेयरिंग होगी, 2 मिलीसेकंड इसको चलाने के बाद इसको रोक देगा और फिर इसको चलाएगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू तो एक वक्त में एक ही को चलाएगा ना, फिर 2 मिलीसेकंड इसको चलाएगा, फिर इसकी जब टाइम खत्म हो जाएगा इसको रोक देगा, फिर सीपीयू उसको चलाएगा। तो हो क्या रहा है कि 2-2 मिलीसेकंड के लिए सबको चला रहा है, तो ये थ्रेड सारे चल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में एक वक्त में सारे नहीं चल रहे हैं, अपने अपने टाइम स्लाइस के अंदर चल रहे हैं, अपने अपने टाइम जो स्पैन है उसमें चल रहा है। लेकिन हमें फीलिंग क्या लगेगी, हमें फीलिंग ये लगेगी कि सारे एक साथ चल रहा है। तो ये सिंगल सीपीयू के अंदर तो रियल कंकरेंसी हमें नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब क्या है, एक साथ चलना। कंकरेंसी का मतलब है एक साथ चलना। तो थ्रेड्स जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस जो है ना, वो रियल कंकरेंसी हमें सिंगल सीपीयू में नहीं मिल सकती, देखने में तो मिलेगा, ठीक है।
तो हम कहते हैं उसको सूडो पैरेललिज्म कहते हैं उसको। सूडो पैरेललिज्म का मतलब क्या है? पैरेलल तो चल रहा है लेकिन वो झूठ है, वो अपने अपने वक्त पे चल रहे हैं, लेकिन स्विचिंग इतनी फास्ट हो रही है कि हमें फीलिंग ये आ रही है कि सब एक साथ चल रहे हैं, हालांकि सब अपने अपने टाइम पे चल रहे हैं। तो अगर सिंगल सीपीयू है तब तो रियल कंकरेंसी नहीं मिलेगी, सूडो पैरेललिज्म मिलेगा, ठीक है, सूडो पैरेललिज्म मिलेगा लेकिन रियल कंकरेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मल्टीपल सीपीयू है, जो सॉरी यहाँ पढ़ा था, जैसे एक मल्टीपल सीपीयू है, एक जैसे हमने पढ़ा था ना कोर, एक कोर 1 है, कोर 2 है, कोर 3 है, जो हमने पढ़ा था ना 2। अब तीन अगर कोर 2 कोर 3, ठीक है, इस तरह से मल्टी कोर प्रोसेसर है तो प्रोसेसर एक ही लेकिन उसमें मल्टीपल कोर है। उसका फायदा क्या होगा? एक थ्रेड एक कोर चलाएगा, दूसरा थ्रेड दूसरा कोर चलाएगा, और तीसरा थ्रेड जो है वो तीसरा कोर चलाएगा। इस सूरत में हमें रियल कंकरेंसी मिलेगी अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर। सिंगल में फीलिंग तो आएगी लेकिन वो रियल कंकरेंसी नहीं होगी, लेकिन रियल कंकरेंसी हमें वहां मिलेगी जहां हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर है, तो हर कोर एक थ्रेड को चला लेगा और वाकई में वो सारे के सारे एक साथ चल रहे होंगे, अपने अपने टाइम पे नहीं चल रहे होंगे, बल्कि सब एक साथ चल रहे होंगे। तो रियल कंकरेंसी क्लियर हो गया आपको? यहाँ बस यही डिस्कशन की है कि सिंगल सीपीयू के अंदर रियल कंकरेंसी, थ्रेड्स की रियल कंकरेंसी आपको नहीं मिलेगी। मल्टीपल सीपीयूज के अंदर जो मल्टीपल कोर्स हमने पढ़े थे, एक ही चिप में मल्टीपल कोर हो सकते हैं, मल्टीपल कोर्स के अंदर, मल्टीपल सीपीयूज के अंदर हमें ट्रू कंकरेंसी मिलेगी, रियल कंकरेंसी मिलेगी। सब एक साथ चल रहे होंगे वाकई में, अपने अपने टाइम पे नहीं चल रहे होंगे, बल्कि सारे वाकई में एक साथ चल रहे होंगे। तो क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर हो गया? रियल कंकरेंसी और उसको कहते हैं सूडो पैरेललिज्म। अगर एक ही सीपीयू चला रहा है, एक थोड़ा थोड़ा सबको, उसको कहते हैं सूडो पैरेललिज्म। ठीक। तो यहाँ पर जो है वो यही बात कही जा रही थी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर था ना कि हमें प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि सेम प्रोसेस के मल्टीपल टास्क को कंकरेंसी करवाया जा सके। अच्छा यहाँ पर अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। नमाज का टाइम हो रहा है, 1:26 हो रहा है, और ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट का ब्रेक देते हैं।